सो गाइज, काइजू नंबर 8 की एक लंबी वीडियो लेके फिर से लौट आया हूँ। ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक साथ फर्स्ट डिवीजन कैप्टन जेन नारुमी और उसके साथ वाइस कैप्टन होसिना, उन दोनों को उनके जिंदगी के सबसे ताकतवर एनिमी से फाइट करते हुए देखेंगे। सो अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जाके देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में जेन नारुमी के सामने उसकी सबसे बड़ी दुश्मन वो काइजू, जिसकी अटैक्स को वो समझ नहीं पा रहा था, वो जो कि अपने वाटर की मदद से उसके ऊपर हमला करे जा रहा था। वो चाहे जितना भी कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर एक हमला उस काइजू पर बेकार जा रहा था। पर तभी उसके पास आता है एक नया पावर। उसकी आँख पूरी तरह से चेंज होता है, उसकी आई कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो काइजू जितने भी सारा अटैक सब उस पर कर रहा था, वो सब कुछ वो नोटिस कर पा रहा था। वो ये उसे कहता भी है, मैं तुम्हारे हर एक अटैक को देख पा रहा हूँ। और वो सीधा जाके उसके ऊपर हमला करता है और स्लैश करता है। उस काइजू को अब ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ देखता है, वो सोचने लगता है, ये सब आखिर क्या हो रहा है, ये सब तो मेरे मेमोरी में नहीं है। और अब जेन नारुमी अपने पास्ट के बाद सोचने लगता है, जहाँ पे उसके सामने थे उसके सबसे बड़े ओपोनेंट मिस्टर शिनोमिया, यानी इसाओ शिनोमिया। वो चाहे उसके साथ कैसे भी लड़ता, उसको पंच करता, किक करता और भी कुछ करता, पर कभी भी वो उसे ओवरपावर नहीं कर पाया। चाहे उसने अपनी ताकत कितना ही बढ़ाया क्यों ना हो, पर कभी भी शिनोमिया ने उसे उस नज़र से ही नहीं देखा। एक बार भी उसको देख के शिनोमिया अमेज तक नहीं हुआ, और ये उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। और ऐसे करते करते, उसे इम्प्रेस करते करते समय गुजरते गए। दोनों का एज बहुत ज़्यादा हो चुका था। पर फिर एक दिन इसाओ शिनोमिया उसके ही आंखों के सामने से गायब हो गए। और अब वो काइजू उसके सामने उसे मारने आ ही रहा था। उसमें उसे उसी की झलक दिखता है और उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने आप को प्रूव तक नहीं कर पाया। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इस तरफ हेड ऑफिस से चिल्लाया जा रहा था कि उसका मेंटल और फिजिकल एबिलिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और अब उनको डर लगने लगता है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कमांडर यानी जेन नारुमी का दिमाग वो सह नहीं पाएगा, 1 मिनट भी नहीं। इस तरफ उस काइजू को वो मार रहा था, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी हाथों को, पैरों को, अलग अलग चीज़ों को हम कटते हुए देखते हैं। एक एक स्लैश में उसकी बॉडी का अलग अलग हिस्सा काटते जा रहा था। उस काइजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो तो अब फ्यूचर भी नहीं देख सकता, पर कैसे। इस तरफ जेन नारुमी वो उसकी हर एक मूव को पहले से ही देखने की या फिर एनविजन करने की कोशिश करता है, यानी पहले से ही जानने की कोशिश कर रहा था। और ऐसा करते करते उसकी आंखों से आंसू के जगह खून तक बाहर आ जाता है। पर वो अब उस लेवल पे पहुंच चुका है, वो काइजू जो भी अटैक करेगा उससे पहले ही उसे सब कुछ पता चल जाएगा। और तभी वो गुस्से में एक्साइटेड होकर कहता है, अब समय आ चुका है तुम्हें दिखाने का काइजू, मैंने सब कुछ देख लिया। और तभी उसकी आंखों को हम बदलते हुए देखते हैं। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो चुका है। वो कहता है, मैं तुम्हारी मिलियंस पीसेस बनाऊंगा। और वो मूर्ते हुए उसके ऊपर कुछ अजीब अजीब तरह से स्लैश करने लगता है। वो काइजू अब दर्द से चिल्लाने लगता है, और एक ही साथ यहाँ पे जेन नारुमी 7 ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। इसाओ शिनोमिया को हम वर्कआउट करते हुए देखते हैं, पर ये उसकी ट्रेनिंग की समय नहीं था। और तभी वहाँ पे हम इतामी को देखते हैं, जो कि इस बारे में उसे बताता भी है कि नारुमी शायद उसे ओवरटेक करने वाला है, इसी वजह से वो ट्रेनिंग कर रहा है। और ये सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा होता है या फिर सीरियस होते हुए कहता है, ये खेलने का वक्त नहीं है इतामी, बताओ। इतामी कहता है, जेन नारुमी उसे अलग अलग जगह से बार बार बाहर करा गया था। वो ना कोई नियम मानता है और ना सही से रहता है, और यहाँ से भी वो डिस्चार्ज शायद होने ही वाला है। पर यह सुन के इसाओ थोड़ा सा चुप रहता है, और उसके बाद उसे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो बिल्कुल वैसा ही है, पर फिर भी मैं अभी उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता जब तक वो बंदा एक रियल डील न बन जाए। इस तरफ अब प्रेजेंट में इताओ ये सब कुछ देख रहा था और सोचता है, क्या तुम ये देख रहे हो इसाओ, जो बीज तुमने बोया था वो आज एक पेड़ बन चुका है, वो सच में आज एक रियल डील बन चुका है। और तभी हम जेन नारुमी को हंसते हुए फाइट करते हुए देखते हैं। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये स्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आसमान से दूर से भी ये देखा जा सकता था, और इसी वजह से उस काइजू का टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और वो ये फाइट ख़त्म करते हुए कहता है, कैसा था बुड्ढे, क्या फाइनली तुमने देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ।
और तभी वो बैठ जाता है और आसमान को देखने लगता है। इस तरफ किकोरू कहती है, तो लगता है आप रो रहे हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है और एक फाइट को, एक खतरनाक फाइट, सोशिरो होशिना वर्सेस काइजू नंबर 12, जो कि उसी की तरह छोटा है और वो खतरनाक तरीके से स्लैशेस के ऊपर स्लैश उसके ऊपर करते जा रहा है। अब होशिना की हालत बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहा है। ओकोनोगी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऐसा पावर, ऐसा स्पीड उसने कभी नहीं देखा था। ये कॉम्बैट एबिलिटीज़, ये तो बिल्कुल टेन जितना ही है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है टेन, उसने जो कहा था कि वो एक प्रोटोटाइप है, तो उसका ही अपडेटेड वर्जन या फिर फाइनल वर्जन है काइजू नंबर 12, जो कि अब उसी से फाइट करने आया है। वो एक खतरनाक स्लैश करता है जिससे वहीं पे हम होशिना की तलवार को टूटते हुए देखते हैं। अब हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, होशिना की पास्ट, जहाँ पे उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। उसके सामने पहाड़ जैसे खड़े थे उसके बड़े भाई, जिसे सब परफेक्ट कहते थे, सब आइडल मानते थे और सभी ये कहते थे होशिना फैमिली की अगर कोई पीक है, अगर कोई उसका नाम रोशन कर सकता है तो वो है उसके बड़े भाई। और उसके ही पीछे सोशिरो होशिना, वो उसी का एक लोअर वर्जन या फिर अनपरफेक्ट वर्जन था। अब प्रेजेंट में देखते हैं उसके सामने वो मॉन्स्टर। होशिना की हालत बहुत ख़राब हो चुका था। वो सोच रहा था ऐसी स्पीड, ऐसी पावर, ये तो हर मामले में काइजू नंबर 10 को ओवरपावर कर रहा है। सच में मेरे सामने जो खड़ा है ये एक फाइनल वर्जन है। और तभी काइजू नंबर 10 उसे वार्न करता है, होशिना नीचे झुको। और वो नीचे झुकता और तभी वहाँ पे काइजू नंबर 12 एक खतरनाक स्लैश करता है। वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है, पर होशिना समय पर नीचे झुक गया था जिसकी वजह से वो बच पाया। और तभी वो ओकोनोगी को पॉट्स को ड्रॉप करने के लिए कहता है और ऊपर से हम बहुत सारे अलग अलग पॉट्स को वहाँ पे ड्रॉप होते हुए देखते हैं। यहाँ पे 83% के बारे में बताया जाता है, जिसको कभी भी होशिना पास नहीं या फिर सरपास नहीं कर सकता, ये उसे बताया गया है। और वो अब कुछ अलग टेक्निक यूज़ करने वाला है, जैसे कि सिंगल ब्लेड। अब तक वो अगर लड़ता था तो वो डबल ब्लेड के साथ लड़ता था, पर ये कुछ अलग था जिसके बारे में काइजू नंबर 12 के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। पास्ट में हम देखते हैं वो ओकोनोगी से एक नई तरह की वेपन बनाने के लिए कहता है, जो कि उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर वो कहता भी है उसकी नेक्स्ट मूव जो होगा वो उसके साथ सिंगल हैंडेडली, सिंगल ब्लेड के साथ फाइट करने के लिए ही होगा। वो अब ये फाइट नहीं हार सकता। ओकोनोगी को ये याद आता है वाइस कैप्टन होशिना वो फायर आर्म्स को यूज़ नहीं कर सकता, इसी वजह से स्वॉर्ड्स ही उसके लिए सब कुछ है। तो उसने अलग अलग तरह की स्वॉर्ड्स बनवाई अपने लिए। तभी यहाँ पे प्रेजेंट में हम देखते हैं काइजू नंबर 12 वो उसके ऊपर इंस्टेंटली एक हमला करने आता, पर वो अपनी तलवार में हाथ देता है, एक खतरनाक स्लैश करता है, उसकी एब्सोल्यूट स्लैश, जिसकी वजह से हम तभी काइजू नंबर 12 की हाथ को हम वहीं पे स्लैश होते हुए देखते हैं। और तभी वो अपनी और एक फास्ट फॉर्म लूसिडिटी स्लैश का यूज़ करता है और फिर से वो उसकी सेकेंड फॉर्म और एक खतरनाक टेक्निक विंड पेयर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी छाती को ही वो पूरी तरह से अलग बना देता है। वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है, पर फिर भी वो लोग सभी चौंकते हैं क्योंकि वहाँ पे उसका कोर ही नहीं था। वो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर उसके कोर वहाँ पे था ही नहीं और इसी वजह से वो और स्लाइसिंग उसके ऊपर करते जाता है अलग अलग जगह पे, जैसे कि सर, हाथ, पैर, पर कहीं भी उसे उसका कोर नहीं मिलता। पर कुछ ही देर बाद जब वो उसके नेक पे अटैक करता है, वहाँ पे उसे थोड़े से कोर दिखता है और अब सबको पता चल चुका था कि उसके कोर उसके कंधे के बीच है। ये देखते ही वो फिर से उसके नेक पर अटैक करने जाता, पर इंस्टेंटली काइजू नंबर 12 उसे रोक देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं होशिना बार बार अपने अटैक्स को, अपने तलवार को चेंज करे जा रहा है और अलग अलग तरीके से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पर अब देखते हैं काइजू नंबर 12 फिर से अटैक करने आता है, बहुत खतरनाक एक स्लैश, जो देख के ओकोनोगी पूरी तरह से डर जाती है। अब एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर स्लैश करे जा रहे हैं। होशिना एक के बाद एक अलग अलग स्ट्राइक उसके ऊपर कर रहा है, पर तभी वो और एक अटैक करने जाता, पर वो चौंकता है सामने देख के, क्योंकि काइजू नंबर 12 कुछ अजीब सा कर रहा था, अजीब सा स्टेप, अजीब सा कुछ, जो कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और इसी वजह से बिना समझे वो आगे बढ़ता है मारने के लिए। पर तभी
काइजू नंबर 10 उसे वार्न करता है, हसीना संभालो अपने आप को, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ये खतरनाक हिट उसके ऊपर आके लगता है। उसने इसाओ शिनोमिया की वही आइकॉनिक टेक्निक जो कि उसने हसीना को सिखाया था, वही अटैक से उसके ऊपर हिट करता है। अब उसे फिर से बचपन की याद आता है, उसके भाई के साथ उसकी फाइट। वो बार बार ट्राई करता था पर बार बार वो हार ही जाता था। उसका भाई जो कि उससे 5 साल बड़ा था उसे हरा के उसका ही मजाक बनाता था और वहाँ से निकल जाता था, पर वो फिर से कोशिश करना चाहता था एक और बार ताकि वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है काइजू नंबर 12 उसके ऊपर वही खतरनाक हमला करता है, एक खतरनाक अटैक जो कि उसे सीधा लगता है, जिसकी वजह से उसका डिग्निटी धीरे धीरे अब टूटने लगता है। ये हमला इतना खतरनाक था वो कोनोगी देखते ही डर जाती है। पर तभी धूल हटते ही कुछ ही देर बाद हम हसीना को देखते हैं। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुका था, पर वो फिर से अपने आप को तैयार करता है, हार नहीं मानना चाहता। पर वो तभी ऊपर देखता है, काइजू नंबर 12 इंस्टेंटली उसके ऊपर आके उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। ये देखते ही ओकोनोगी रोते हुए चिल्लाती है, नहीं नहीं। तभी हम खून निकलते हुए देखते हैं। वाइस कैप्टन हसीना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और कुछ ही देर बाद वो सोचता है क्या मैं मर चुका हूँ। उसकी ब्लेड को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और तभी देखते हैं उसका एक हाथ पूरी तरह से कट चुका है। और अब वो सोचता है अगर उसकी भाई यहाँ पे होता तो वो उसकी शूटिंग टेक्निक यूज़ करता, उसके जगह अगर कोई भी होता। अब वो हार मानने ही वाला था। वो और गहरा गिरते जा रहा है अपने ही सोच में, अपने ही दिमाग के अंदर। वो जानता है एक सिंपली हार मान लेने से ही सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, इतना ही आसान है। पर तभी फिर से वो अपने आप को तैयार करता है, अभी नहीं, अभी वो हार नहीं मानेगा। और तभी काइजू नंबर 10 कहता है मैंने जस्ट अभी अभी तुम्हें बचाया, थैंक यू नहीं कहा तुमने। और तभी हसीना देखता है कि उसकी हाथ तो बिल्कुल सही है, मतलब ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन ही था, उसकी हाथ सही है। काइजू नंबर 10 ने अपने पूंछ को सेक्रीफाइस किया था पर वो रीजनरेट भी हो रहा था। नंबर 10 कहता है अब हसीना हमारा नेक्स्ट मूव। पर नेक्स्ट मूव ये जैसे कि हसीना को याद ही नहीं था। नंबर 10 उसे फिर से कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारे डिफेंड करने के बाद तुम हमेशा अटैक करते हो है ना। पर उसका हौसला अब जा चुका है। वो कहता है नहीं नहीं, हमारे पास बहुत स्किल। पर वो कहता है डजेंट मैटर, एक बार तुम्हारा एनिमी कितना क्रेजीली स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम यही नहीं चाहते थे? मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक हम जिंदा है। तो चलो हमें जो पसंद है हम वही करते थे और एक साथ थोड़े से मज़े करते हैं। ये सुन के वो उस काइजू के सामने वहीं पे फ्रीज होके खड़ा हुआ था। वो काइजू एक खतरनाक हमला भी करता है जिसकी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होता है। फिर से उसकी भाई के साथ उसका ट्रेनिंग याद आता है कि वो हमेशा हारने के बाद भी उठ के खड़ा होता और फिर से प्रैक्टिस करता। उसने कभी भी फाइटिंग को क्विट नहीं करा था, कभी भी नहीं। और तभी काइजू नंबर 10 उससे फिर से सवाल करने लगता है तो बताओ हसीना, क्यों तुम्हें फाइटिंग करना क्यों पसंद है, क्यों तुम अब तक नहीं रुके? हसीना कहता है मैं अपने भाई को हराना चाहता था। वो कहता है गलत कहा तुमने, फिर से बताओ। वो कहता है क्योंकि मेरे लिए सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं। वो कहता है गलत, फिर से गलत। अब हसीना कहता है मैं अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहता हूँ एज ए वाइस कमांडर। पर वो कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें हमेशा ये पसंद था, हमेशा ये तुम्हारे दिल में खुशी देता था। और ये सुनते ही उसे याद आता है वो हमेशा अपना स्वॉर्ड को स्विंग करता था क्योंकि ये उसके लिए फन था, उसे मज़ा आता था हमेशा। और ये कहते ही नंबर 10 कहता है बिंगो, तुम्हें फाइनली याद आया तुम्हें क्या पसंद है और ये सब तुम क्यों करते हो। तो मुझे बताओ अब, क्या तुम सब कुछ जाने देना चाहोगे, सब कुछ? वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 10 कहता है ना, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, बताओ। और तभी उसे फिर से पास्ट के सीन याद आता है। उसके भाई से हारने के बावजूद वो हमेशा कहता था एक और राउंड। और अब वैसे ही हालत उसके सामने फिर से है। वो हार चुका है पर दिल से नहीं। उसके सामने पहाड़ जैसा खड़ा हुआ है काइजू नंबर 12 जो कि एक खतरनाक हमला उसके ऊपर करता है। पर तभी जब वो देखता है हम दूर एक पॉट के पास
हुसीना को खड़े हुए देखते हैं और उसे फिर से याद आता है 83% की बात। वो उस नंबर को, उस परसेंटेज को कभी भी पार नहीं कर सकता। पर फिर भी ये जब उसे याद आता है कि ये उसके लिए मज़ेदार था और उसे याद आता है कि वो दोनों यानी काइजू नंबर 10 और वो दोनों बिल्कुल सेम है इस बारे में। और ये सुनते ही काइजू नंबर 10 भी कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था ना कि मैं और तुम दोनों एक जैसे हैं। और तभी ओकुनोगी बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि 83% से बहुत तेज़ी से उसकी फोर्स बढ़े जा रहा है, 97-98 तक पहुंच चुका है। और तभी अब हुसीना, और तभी देखते हैं कुछ ही देर बाद उनकी फोर्स पूरी तरह से 100% तक पहुंच चुका है। हुसीना कहता है, चलो नंबर 10 थोड़े से मज़े कर ले। और अब वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है 100%। ये देख के ओकुनोगी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। हुसीना कहता है, हे नंबर 10, एक प्लान है, मेरे दिमाग को पढ़ो। और ये सुन के नंबर 10 कहता है, ओह तुम्हारे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया। पर एक चीज़ बता दूँ, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम पूरी तरह से मर जाओगे, ये पता है ना। तो चलो शुरू करें, मज़ा आएगा। और अब ये सुनते ही हुसीना, नंबर 12 दोनों तैयार होते हैं। उनकी प्रेशर से आसपास की ज़मीन जैसे कि फटने लगता है। और तभी इंस्टेंटली नंबर 12 उसकी तरफ दौड़ता है। दोनों स्लैश करते हैं और इस तरफ हुसीना के स्लैश से काइजू नंबर 12 की छाती पूरी तरह से अलग होने लगता है। पर वो बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहा था। पर तभी इंस्टेंटली हुसीना उसके सामने से उसके पीछे आ जाता है, ऐसा एक मूव करने के लिए जो कि कभी उसने एक्सपेक्ट तक नहीं करा था। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ में 2 तलवार लेता है। और सिर्फ यही नहीं, ये एक तलवार नंबर 10 के पूंछ पर भी जाता है। और अब उसके पास 3 तलवार थे। तीनों से जाके वो अलग अलग तरीके से नंबर 12 पर हमला करने लगता है, ऐसे कि वो कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था। पर फिर भी उसके इतने खतरनाक हमले के बाद, 6th फॉर्म एक्स्ट्रा स्ट्राइक के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और अब उनके दिमाग के अंदर शायद दिखाया जाता है, वो दोनों प्लान करने लगते हैं, अगर वो ऐसा करते भी रहे फिर भी ये इनफ नहीं है। नंबर 12 अपने आप को रीजनरेट करते जा रहा था, जितना भी वो अटैक करते वो उतना ही अपने आप को रीजनरेट करता। तभी वो उसके सामने खड़ा था और अब उसके पास कोई भी अटैक नहीं था जो वो यूज़ करे उसके खिलाफ। और तभी देखते हैं वो कहता है 7th फॉर्म। और ये सुनते ही ओकुनोगी और वो बंदा बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि ये कोई फॉर्म ही नहीं था, ये एक नया टेक्निक शायद उसने ईजाद करा है। और अब उसके दिमाग में वो फिर से प्लान कर रहे थे एक ऐसा कॉन्सेप्ट थियरी जो कि उन दोनों के फुल रिलीज पे ही वो लोग शायद कर सकते हैं। और तभी हुसीना कहता है 12 रैपिड फायर स्ट्राइक्स, वो भी एक ही पॉइंट पे। और अब वो खतरनाक एक के बाद एक स्ट्राइक उसके ऊपर करते जाता है, एक के बाद एक, ऐसे ही करते करते 12 स्ट्राइक, वो भी एक ही जगह पे। ये स्ट्राइक इतना ज़्यादा खतरनाक था, नंबर 12 के अंजर पंजर बाहर आ जाते हैं, उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से दिखने लगता है। और तभी वहीं पे उसका कोर भी हमें दिखता है। और तभी वो उसके कोर पे हमला करने के लिए दौड़ता है। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हैरान होके देखने लगते हैं। काइजू नंबर 12 को हम पहली बार डरते हुए देखते हैं और वो अपना पूंछ आगे करता है, उसको रोक लिया था। पर तभी कुछ अजीब होता है, सभी हैरान होते हैं। वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अपने आंखों से जो वो देख रहे हैं। हुसीना कहता है मैं जीता। और तभी नंबर 10 की पूंछ को उससे अलग होके सीधा जाके उसके गर्दन पे पीछे से हमला करते हुए देखते हैं, सीधा उसके कोर पे। और अब कुछ ही देर बाद उसके कोर के आसपास उसके कोर को भेदते हुए हम नंबर 10 की तलवार को देखते हैं। हुसीना हवा में ही था, उसके सामने नंबर 12 था। वो अब तक कोर डिस्ट्रॉय होने के बावजूद फाइट करने की कोशिश कर रहा है। हुसीना सोचता है ये सच में एक रियल पेन है, कोर जाने के बावजूद अब तक फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और अब देखते हैं नंबर 12 धीरे धीरे गायब होते जा रहा है और वहीं पे उसके सामने नीचे गिर जाता है और गायब होने लगता है। हुसीना आगे आते हुए कहता है
तुम सच में एक शानदार दुश्मन थे नंबर 12। और अब उसके मरते ही ओकोनोगी सबको चिल्ला चिल्ला के बताने लगती है नंबर 12 का कोई भी वाइटल साइंस नहीं मिल रहे हैं। वाइस कमांडर होशिना फाइनली नंबर 12 को हरा दिया है। सभी मजे करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। इस तरफ हम होशिना की भाई को देखते हैं। उसको भी ये खबर मिल चुका है कि उसने फाइनली अपने सामने आने वाले सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया है और अब वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। यहाँ पे वो अपने भाई को लेके थोड़े से मजाक भी करने लगता है कि क्यों वो उसके ऊपर गुस्सा हो सकता है या फिर उससे रिश्ता तोड़ सकता है। और तभी उनके पास भी खबर आता है उनके सामने और एक दुश्मन है। इस तरफ होशिना की खबर सुन के सभी खुश होते हैं, पर अब एक और काइजू बचा हुआ है जो कि ताचिकावा में है। उसके सामने है कमांडर आशिरो। तभी हमें एक काइजू को वहाँ पे उड़ते हुए देखते हैं जो कि चारों तरफ अपने बीम से हमला करे जा रहा था। अपने तीनों या फिर चारों मुंह से अलग अलग हमला कर रहा था। चारों तरफ तबाही हो रहा था। सारे सोल्जर्स मिलके उसके ऊपर अटैक करते, पर उसका बैरियर इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उन सब के अटैक उसे भेद तक नहीं सकते। पर तभी उसके सामने उससे टक्कर लेने के लिए आती है मीना आशिरो, वो भी अपने बीस्ट के साथ। सो अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा मीना आशिरो वर्सेस काइजू नंबर आई थिंक कि ये 11 है। सो अगर आपको ये जल्दी से जल्दी देखना है तो बिना देर करे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।